बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान MJ टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गैर मामूली इजलास हुआ है। उस इजलास से जो काउंसिल है, इसका जो दायरा इख्तियार है वो आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत है उस को एग्जामिन करना, उनको देखना कि वो उनके फर्दर प्रोसीड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इसके हवाले से आज का इजलास इसलिए भी अहम था क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी जो इनवैलिड डिग्री का मामला है, वो उस पर बहुत शोर था। पिछले तकरीबन एक माह बहुत शोर रहा है। 16 सितंबर को जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, उनके डिवीजन बेंच ने उनको काम से भी रोक दिया था और उसके 13 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उनको बहाल किया था। फिर जो कराची की यूनिवर्सिटी है उनकी जानिब से उनकी डिग्री मनसूख की गई। फिर जस्टिस जहांगीरी ने उस मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ से उस कराची यूनिवर्सिटी के उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया था। तो इसलिए आज का इजलास जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन पर जो इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ जो शिकायत है, उसके हवाले से बहुत अहम था और बड़ी खबर भी आ चुकी है। मतीउल्लाह जान साहब, आज की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि जिसमें जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी शरीक थे। यानी कि जो मेंबरान हैं वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये दोनों वीडियो लिंक पे थे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी मौजूद थे। जस्टिस आलिया नीलम चौथी इसकी मेंबर हैं और 5वें मेंबर हैं चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर। तो 5 मेंबरान थे। एक जो सेशन था उसमें 67 जो कंप्लेंट्स थी आला अदलिया के जजेस के खिलाफ, उनको एग्जामिन किया गया। दूसरा जो सेशन था उस सेशन में 7 कंप्लेंट्स को एग्जामिन किया गया, लेकिन इन 7 कंप्लेंट्स को एग्जामिन करते हुए चीफ जस्टिस या सरफराज डोगर नहीं बैठे, बल्कि उनकी जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह जो है वो इजलास में बैठे हैं। तो दूसरा हिस्सा ये था। और तीसरा और अहम जो हिस्सा है वो ये भी है कि इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तब्दीलियां की गई हैं और बज़ाहिर एक तब्दीली जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की थी कि जो जजेस हैं वो अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम पर किसी सूरत में वो जवाब दे सकते हैं, किसी प्रेस रिलीज की सूरत में डायरेक्ट। तो वो अमेंडमेंट बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो वापस ले ली गई है। तो 3 हिस्से थे आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के। मतीउल्लाह जान साहब से हम शुरू करते हैं, पूछते हैं कि आज के इजलास का ओवरऑल जो व्यू है, जो प्रेस रिलीज इस वक्त जो है वो हमारे हाथ में है, जो जारी हो चुकी है, सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन्होंने जारी की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे लगता है कि 1-2 दिनों में पता चलेंगी और कुछ पर खुल के बात हो सकती है। मतीउल्लाह जान साहब, इसमें जो 3 हिस्से हैं, इनमें से जो पहला हिस्सा है वो अमेंडमेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के जज कैसे कंडक्ट करेगा चीज़ों को, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और क्या तरमीम आपको लगता है ये जो है वो करने जा रहे हैं? लेकिन साकिब, पहले तो आम लोगों को समझाने के लिए बताना ज़रूरी है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जी सुप्रीम जी, जुडिशल सुप्रीम काउंसिल, जुडिशल काउंसिल। उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है, कोई शहरी को है या किसी को भी, और अगर हुकूमत का है तो उसको हम रेफरेंस कहते हैं, आम शहरी जो करते हैं उसको हम शिकायत कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बराह रास्त से दरख्वास्त की सूरत में और सबूतों के साथ जमा कराई जाती है। और माजी में ऐसा हो चुका है कि जजेस के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई भी हुई है, और हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो करप्शन के इल्ज़ामात थे और जो जायदाद छुपाने के, असासे छुपाने के इल्ज़ामात थे, वो भी एक आम शहरी था, बल्कि एक सहाफ़ी ही थे भाई डोगर, उनकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई की गई थी। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुस्तकिल फ़ोरम है, और इस मुस्तकिल फ़ोरम जो है, इसके अंदर 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहिबान होते हैं
ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस होते हैं, जैसे कि अब चीफ जस्टिस यारिया हैं, उनके बाद जस्टिस मंसूर हैं और जस्टिस मुनीब हैं। मुनीब है। तो एक मुस्तकिल फोरम है जिसमें सीनियर तरीन हाई कोर्ट के जो मतलब जजेस हैं, 5 चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के हैं उनमें से टॉप 2 जो है टॉप जो सीनियर तरीन होते सीनियर हैं, जैसे 3 है। अब जस्टिस आलिया नीलम है और जस्टिस सरफराज डोगर, जी। तो ये तो मुस्तकिल जुडिशल काउंसिल फोरम के मेंबर हैं। अब अगर मामला जो है ऐसा आ जाए कि इन जजेस में से किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर उनके खिलाफ कोई शिकायत हो, तो फिर वो जज इस पे नहीं बैठता। तो इसमें बज़ाहिर आज एक सेशन के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर नहीं बैठे, क्योंकि बज़ाहिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से था, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन जजेस के हमरा वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी को भी, उनके तबादले को भी और बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को भी चैलेंज कर रखा है। तो एक तो वो वजह है, दूसरी बात यह है कि जस्टिस सरफराज डोगर बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो ऑलरेडी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक रिट दरख्वास्त है उसको भी सुन रहे हैं, वो मामला पेंडिंग है, और उसमें उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को गैर आइनी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया था, अदालती काम से भी रोक दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जस्टिस डोगर का ये फैसला ख़त्म कर दिया उनके बेंच का। तो इस वजह से वो एक सेशन में जुडिशल काउंसिल में वो मौजूद नहीं बैठे। अब उस एक सेशन में क्या हुआ है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन आपने जो बात की है ज़ाब्ता अखलाक की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजेस का ज़ाब्ता अखलाक है, आइन के आर्टिकल 200 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उनके ओहदे से हटा सकती है। 209 में, आइन के आर्टिकल 209 में। तो उसको हटाने की वजह जो है कि वो जजेस का जो तय करता ज़ाब्ता अखलाक है, अगर वो किसी ज़ाब्ता अखलाक की किसी शिक के पाए गए, मुर्तकब खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए, तो फिर उनको हटाया जाता है। तो वो ज़ाब्ता अखलाक भी आइन के मुताबिक जुडिशल काउंसिल खुद बनाती है आर्टिकल 209 के तहत। तो उस ज़ाब्ता अखलाक में बहुत सी पहले चीज़ें थी, जैसे आपने काजी फाइसा के दौर में जो है जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि अगर जज पे इल्ज़ाम लगे तो बराह रास्त मीडिया को जवाब दे सकता है। वो कि ये तब्दीली बाद में आई और पहले उन पर इल्ज़ाम लग चुका था 8 फरवरी के इलेक्शन में। जो है पिंडी के कमिश्नर थे लियाकत चट्टा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि सिकंदर सुल्तान राजा से मिलकर काजी फाइसा ने इस इलेक्शन में धांधली करवाई है। तो वो उन्होंने फिर आके इधर मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो जर्नलिस्ट है यहाँ पे उनको जवाब भी दिया था कि कोई सबूत नहीं है, और ये तो वो उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक में बाद में फिर तरमीम की थी कि जज जवाब दे सकता है अगर मीडिया में कोई इल्ज़ामात है। मगर आज जो प्रेस रिलीज है इसमें तफसीलात तो नहीं बताई गई कि ज़ाब्ता अखलाक में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, मगर जो ज़राए से हमें मालूम हो रहा है कि कुछ माजी में जो फौजी आमरों के दौर में कुछ जजों के लिए ज़ाब्ता अखलाक के अंदर कुछ शराइत रखी गई थी ताकि वो सारी दुनिया में जाके ये ना बताएं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है और यहाँ पे अदलिया आज़ाद नहीं है। तो उनमें से एक आध ऐसी तजवीज़ भी सुनने में आ रहा हो सकती है कि जजेस पे पब्लिक फोरम्स के ऊपर बातचीत करने पे पाबंदी लगा दी जाए। जैसे अभी आप देखते हैं कि हमारे जजेस जो हैं बार एसोसिएशन से खिताब करते हैं, जुडिशल एकेडमी में खिताब करते हैं, बाहर के ममालिक में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं वहाँ पे भी जजेस खिताब करते हैं, और सारी दुनिया से जजेस आके खिताब करते हैं। ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है। मगर यहाँ पे अब जो पाबंदी लगाई जा रही है इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिन हालात से हमारी अदलिया गुजर रही है उन हालात का दुनिया को ना पता चले, और तो और जो बार है और बेंच जो कि दो पहिए हैं हमारे अदालती निज़ाम के, अब ये जो पाबंदियां लगने जा रही हैं इससे लगता यह है कि बेंच को मना कर दिया गया है कि इवन बार के साथ भी कोई आप ऐसा राब्ता रखें कि उनको लेकिन अपने ये साथ अभी कंफर्म होना लेकिन है। ये अभी इसकी बज़ाहिर मैं कह रहा हूँ अभी इसकी तस्दीक होनी है, और कुछ दिनों में ये जो भी अभी अक्सरियत के साथ ये ज़ाब्ता अखलाक मंजूर हुआ है वो अभी वेबसाइट पे आ जाएगा। मगर अक्सरियत क्या है, अक्सरियत तो मुझे तो वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये जो 5 लोग थे, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जो है वो पहले सेशन में वो जस्टिस सरफराज डोगर, तो 5 जो मेंबरान थे। तो क्या उसमें देखे ना, ये जो ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से कमेटी बनाई गई थी वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बनाई गई थी, और जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी ने 12 जुलाई को ये ज़ाब्ता अखलाक का ड्राफ्ट जो है वो जुडिशल काउंसिल में रख दिया था। और ये वो ज़ाब्ता अखलाक था जिसका ताल्लुक मरकजी तौर पे मेनली उस वाक़यात की तरफ से था जो खुफिया इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की तरफ से, बल्कि उस वक्त 6 थे, शायद 6 जजों की तरफ से, कि वो मुदाखलत कर रहे हो, बड़े घिनौने किस्म के, बड़े ख़तरनाक और खौफनाक इल्ज़ामात थे। तो उस तनाजुर में जजों ने कहा कि चलें, उन बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा चलें इनका तो हम कोई बिगाड़ नहीं सकते, अपने आप को मज़ीद बेहतर कर लें।
तो अपना ज़ाब्ता अखलाक दुरुस्त करने चढ़ पड़े थे हमारे जो जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं। तो वो मामला जो था वो मुख्तलिफ था, लेकिन ये जो अब नई तरमीम आई हैं इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से ये तजावीज़ अचानक लाई गई और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस दफ़ा जो है भरपूर अंदाज से एक स्टैंड लिया है। और भरपूर अंदाज से स्टैंड से मुराद यह है कि उन्होंने हाई कोर्ट के 2 जजेस साहिबान जो हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आलिया नीलम, उनको साथ मिला के 3-2 की अक्सरियत से ये नया ज़ाब्ता अखलाक भी मंजूर कर लिया है। तो यहाँ पे उन्होंने ये अचानक बीच में जो तजावीज़ लाई गई है, और ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जुडिशरी को एक कंट्रोल करने की चीज जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज शायद जब हमारे देखने वाले भी सुनने वाले भी हो जाएं कि जब कमेटी जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की थी, प्रपोज अमेंडमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट में वो उनकी थी, तो फिर क्या उन्होंने अपनी ही उन तजावीज़ को वोट नहीं किया होगा या कोई नई तजावीज़ होंगी? ये भी तो एक चीज़ है। देखें अपनी इन तजावीज़ को, क्योंकि ये जो नई तजावीज़ कहा जा रहा है ना अक्सरियत से मंजूर की गई नहीं, है। वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन जो 12 अब जुलाई को जाहिर दिया बात है ना, गया था, एज अ होल वोटिंग हुई होगी ना, शिकवार तो नहीं हुई होगी। उन्होंने कहा जी आप इन्हें मंजूर करते हैं या नहीं। तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने कहा होगा कि भाई जो पहली रिपोर्ट थी ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीलियों की, उस रिपोर्ट में आपने ये जो नई चीज़ें डाली हैं, तो अब इन सारी तब्दीलियों को एज अ होल हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। ये जो नई चीज़ें आपने डाली हैं, हो सकता है उन्होंने असूलों के बुनियाद पे मुखालफत की हो कि आप तो अदलिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये नई चीज़ें निकालेंगे तो हम वोट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एज अ होल ही फिर वोटिंग के लिए प्रेजेंट किया होगा। उन्होंने एज अ होल फिर कहा होगा कि नहीं, ये नई बाय मेजॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने करवा लिया। और ये डिसीजन बाय मेजॉरिटी ही होते हैं जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, एक तो ये जो है वो मामला हो गया। मैं सोच रहा था बाई मेजॉरिटी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने देखा रिसेंटली जो है रूल्स कवायद जो है वो मंजूर हुए थे, वहाँ भी 6-5 से बाई मेजॉरिटी जो है लेकिन वहाँ कम से कम फुल कोर्ट बैठी तो थी ना, सुप्रीम कोर्ट में तो बैठे भी नहीं है 24 जजेस और फुल कोर्ट के रूल मंजूर हो गए। जी वो बैठे भी नहीं है, और ना बैठने के बावजूद भी जैसे जमाल खान मंतोखिल ये कहते थे कि बैठे हैं, और जैसे आयशा को बड़ी अदालत में ये कहना पड़ा नहीं बैठे। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो बैठे थे, तो ये जो कवायद थे इनका नोटिफिकेशन पहले ही हो चुका था, और ये फुल कोर्ट भी एक रस्मी कार्रवाई थी। जी बिल्कुल। जजेस ने बड़ा शोर मचाया, खतूत लिखे, उन्होंने कहा हमें बताएं, कोई इस पर मुशावरत की जाए, बातचीत की जाए, बहस मुबैसा किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाई मेजॉरिटी जो है वो ये कर लिया गया। बाई मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन में जज भी लगते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस समेत सारे जज एक तरफ होते हैं, और जज लगाने वाले जो है दूसरी तरफ बाई मेजॉरिटी वोट के जरिए जज लगवा लेते हैं। अब एक तो ये हो गया मामला। इसके हवाले से ये कहा गया है कि ये इसके हवाले से गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, और ये तमाम सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस को सर्कुलेट भी किए जाएंगे, और इस वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी ये अमेंडमेंट्स जो है वो जारी कर दी जाएंगी। तो इसके मुतालिक हम मजीद भी आइंदा वीडियोज़ में बात करेंगे। अब दूसरे स्टेज पे आ जाते हैं। ये है 67 कंप्लेंट्स, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो बतौर मेंबर इसमें मौजूद थे। इसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 209 के तहत ये जो है वो इनको मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के खिलाफ थी। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प मामला ये है कि जो प्रेस रिलीज जारी होती है, उस प्रेस रिलीज में किसी जज का नाम नहीं है, किसी जज का नाम नहीं होता कि किसके खिलाफ कंप्लेंट थी, कौन कंप्लेनेंट था, आगे कौन इंडिविजुअल था जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट थी, और कौन इंडिविजुअल है जिसके खिलाफ फर्दर प्रोसीड कर रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसका जिक्र भी इस प्रेस रिलीज में नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि 67 कंप्लेंट्स थी, और इसमें ये कहते हैं कि 65 जो है वो उन्होंने मुतफिका तौर पर उनको डिसाइड किया टू बी फाइल्ड। अब ये देखना होगा कि ये क्या है, इसका मतलब हम तो यही ले रहे हैं कि उन्होंने उसको निपटा दिया है उनको। और एक कंप्लेंट का वो कहते हैं कि ये डिसाइड हुआ कि इसको डेफर किया जाए, और एक कंप्लेंट का ये डिसाइड हुआ कि उसको फर्दर प्रोसीड किया जाए। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं जस्टिस सरफराज डोगर जिस मीटिंग में मौजूद थे, उस मीटिंग में जो कंप्लेंट्स देखी गई उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ 5 जजेस के खिलाफ कम से कम कंप्लेंट्स शामिल नहीं थी, बल्कि बाकी हाई कोर्ट्स के खिलाफ कंप्लेंट्स शामिल थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 65 कंप्लेंट्स शिकायत उनको जो है वो निपटा दिया गया, एक को जो है वो उन्होंने इल्तवा में रखा है, और एक में फर्दर प्रोसीड यानी कि मजीद कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे, ये क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि तकरीबन 11:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ जुडिशल काउंसिल का, और अभी तकरीबन मेरे ख्याल में ये
4 बजे प्रेस रिलीज अभी आई है, लेकिन प्रेस सवा एक 1:30 बजे इजलास खत्म हो गया था। 1:30 बजे खत्म हो गया जी, था। जी, जी। तो अब ये 1.5 पौने 2 घंटे का इजलास था। मतलब लेट्स 2 से घंटे का 2 नहीं, घंटे का भी 2 इजलास घंटे था। का। अगर 2 घंटे का भी इजलास था तो ये 67 कंप्लेंट्स को अगर आप डिवाइड करें जी, जी। 120 मिनट के ऊपर, जी। तो मुझे ये बताएं कि ये 5 मिनट भी मुझे नहीं लगता मिले होंगे किसी एक कंप्लेंट को, या 3 मिनट भी नहीं मिले होंगे अगर देखा जाए, क्योंकि इस सारी प्रोसीडिंग के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पे भी बात हुई है और सारे भी। तो एक तो ये कंप्लेंट्स इतनी बड़ी तादाद, दूसरा इन्होंने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि 67 कंप्लेंट्स जो हैं वो टेकअप हुई हैं, और जो 65 हैं वो फाइल करने का। ये फाइल क्या होता है? फाइल्ड दाखिल दफ्तर। अब दाखिल दफ्तर क्या होता है? आप कहें जी रिजेक्टेड। अगर जो रिजेक्टेड। इंक्वायरी इस काबिल नहीं है एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, तो आप इतने क्यों डर रहे हैं कि आप ये रिजेक्ट करते हुए भी आप कहते हैं कि शायद ये ना हो बाद में गलत साबित हो जाए। तो अच्छा। उन्होंने एक न्यूट्रल लफ्ज ढूंढा है कि बाद में कोई ऐसा सबूत ना आ जाए जज के खिलाफ और फिर हमारे पे बात आ जाए कि देखें हमने सही इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी इसके लिए फाइल का लफ्ज ईजाद कर लिया और रिजेक्टेड का। हालांकि ये कैटेगोरिक डिसीजन होना चाहिए, मगर कैटेगोरिक डिसीजन तब होना कि एक एक कंप्लेंट को कम से कम 5-6 मिनट तो देना। यहाँ पे तो ऐसे ये भी तो हो सकता है ना, ढेर लगा वो देते जो हैं। सीनियर जजेस को भेजते हैं पहले कि आप जो है वो इनिशियली इसको देख लें कि ये हाँ। कंप्लेंट की क्या हैसियत है। तो हो सकता है कि उन जजेस की जानिब से ये रिकमेंड किया गया हो कि ठीक इतनी है, कंप्लेंट्स हैं, इनके ठीक है। खिलाफ कार्रवाई बनती नहीं अगर है। वो रिकमेंड किया गया है तो आप अपने जो आपको जज जो अच्छे नहीं लगते तो उनकी जो इंक्वायरी रिकमेंडेशन है उस पर तो आप डिसीजन लेते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं। तो बाकी इंक्वायरी जो रिकमेंडेशन है उनको उनको आप मान डिटेल लेते में हैं। क्यों मान ले, फौरन क्यों मान लेते हैं? उन पर भी आप गौर करेंगे इंक्वायरी सही है या गलत है। हो सकता है उनमें कहीं सही हो, मगर आपने कहा चलो उनको छोड़ो जी, हमारा तो मामला सिर्फ ये 2-3 जज है ना जो काबू नहीं आ रहे, तो चलो फिर यही तासुर मिलता है ना फिर आप। तो मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी तादाद में जो कंप्लेंट्स हैं इनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट को कैटेगोरिक स्टैंड लेना चाहिए। और फिर 2 के खिलाफ जो आप कह रहे हैं कि हमने प्रोसीड करने का फैसला किया है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब ये समझ नहीं आ रही कि बेसिकली तो लगता है ये 2 कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर प्रोसीड करेंगे। अब ये 2 कंप्लेंट्स क्या 2 जजेस के खिलाफ हैं या ये 2 कंप्लेंट एक जज हैं? अभी तक की जो हमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि नाम किसी जज का नहीं है, इस फैसले में नहीं है। इसमें नहीं, इसमें जो 67 वाला फिगर है उसमें एक डेफर हो गया और एक कंप्लेंट किसी के खिलाफ। अब वो वो किसी लाहौर और के हाई कोर्ट है, पेशावर है, सिंध है, बलूचिस्तान फिर हाई उसके कोर्ट बाद है। 7 कंप्लेंट्स हैं, जी, उनमें जी, से 5 वो को तीसरा सेशन उन्होंने है, उस पर फाइल आते कर हैं। दिया जी। तो इसमें जो दूसरे सेशन में ये हुआ, अब आई डोंट नो कि कौन सा जज है, उसके हवाले से मजीद आपको अपडेट करेंगे कि कौन सा जज है जिसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ है बगैर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा किसी हाई अलावा कोर्ट जो है, का। तो और नहीं मेरे ख्याल में और वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये आखिरी जो सेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है। आखिरी और सेशन ये है कि इसमें जो सरफराज डोगर साहब नहीं बैठे और इसमें 7 जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनको एग्जामिन किया गया है। और जस्टिस अतीक शाह साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं उनकी जगह। और ये जो जस्टिस सरफराज डोगर ने उनके हवाले से ये लिखा गया है कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो इसमें नहीं बैठता। उनको रिप्लेस किया गया आर्टिकल 209 की सब सेक्शन 3 है और आगे जो उसका सेक्शन है बी, उसके तहत जस्टिस अतीक शाह साहब बैठे हैं। इस 7 में से 2 शिकायत को फर्दर प्रोसीड करने का यानी कि मजीद कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। तो इन 7 शिकायत के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ये शिकायत थी और उनमें से 5 को निपटा दिया गया और 2 शिकायत को फर्दर प्रोसीड करने जो वो कहा गया है, करने का कहा गया है। तो फर्दर प्रोसीड का मतलब आप क्या लेते हैं? बाज़ औक़ात ये भी होता है कि प्री एडमिशन नोटिस कर दिया जाता है कि जज से पूछ लेते हैं। इनिशियली वो थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन होती है, बाज़ औक़ात नोटिस कर दिया जाता है, शोकाज़ कर दिया जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फर्दर प्रोसीड के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर जो है वो एक इजलास से उठ गए। उसकी उनके उठने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि या तो उनका कोई ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, या फिर जिस जज के खिलाफ शिकायत आई है वो जज और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के दरमियान एक पर्सनल राइवलरी हो, और या फिर कोई कंप्लेंट्स हो एक दूसरे की। तो ये वजह हो सकती है। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के उठने की तो बज़ाहिर एक ही वजह लगती है कि शायद इस जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत को टेकअप किया गया है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि मैं पहले भी शायद वाज़ेह 5 जजेस के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 5 जजेस के खिलाफ भी कॉन्फ्लिक्ट हैं। और फिर
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ खास तौर पे जो डिग्री का मामला पेंडिंग है जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच के सामने, एक वो भी वजह है। अब मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है? मजीद कार्रवाई ये होती है, जो प्रोसीजर है और जो रवायात हैं उसके मुताबिक नेक्स्ट स्टेप होता है वो शो काज नोटिस होता है। अब वो एक तो तरीका ये है प्री एडमिशन नोटिस का कोई तो सफर नहीं, प्री एडमिशन नोटिस भी है और डायरेक्ट शो काज भी है। ये दोनों ऑप्शंस हैं जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पास। और अब इसमें देखना यही है कि इन दोनों में से कौन सा नोटिस जारी होगा। प्री एडमिशन का ये होता है कि भाई फर्स्ट टाइम जज को आप बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम हैं, तो आप ज़ुबानी तौर पे अगर हमें कन्विंस कर लें कि ये इल्ज़ाम ऐसे हैं वैसे हैं, तो हो सकता है हम मजीद प्रोसीड ना करें, क्योंकि शोकाज का मरहला बड़ा नाजुक है। शोकाज एक दफ़ा जारी हो जाए तो उसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, और वह इम्प्लीकेशन ये हैं कि वो फिर ट्रेन आगे की तरफ चलती है, पीछे की तरफ नहीं आती। जैसे हमने देखा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकाज जारी हो चुका था और गो के वो रिज़ाइन कर गए, छोड़ गए, लेकिन चूंकि शोकाज जारी हो चुका था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि ये शोकाज जब जारी हो जाए तो जज रिटायर भी हो जाए तो उसके खिलाफ उसी तरह मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग की जाती है। तो शोकाज अगर जारी होता है तो वो एक अगला मरहला है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप यही है शोकाज, जिसके बाद वो जज जो है फिर वकील के जरिए, या फिर अगर शोकाज जारी होता है तो फिर उस शोकाज को चैलेंज भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि एक कन्वेंशन रहा है। जैसे काजी फईसा ने किया, जैसे मज़ार अली अकबर नकवी ने किया, शौकत सदीकी ने किया। शौकत सदीकी साहब को तो हटा दिया गया था ना, उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन बाकी जजेस ने शोकाज को चैलेंज किया, काजी फईसा ने किया और सब कुछ हुआ। तो बहरहाल ये एक नेक्स्ट स्टेप तो यही है। अब देखें वो प्रोसीडिंग ओपन होती है या नहीं। मुझे यकीन है कि जिस तरह काजी फईसा की प्रोसीडिंग उन्होंने कहा था ओपन करें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा था ओपन करें, इसी तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी कहा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी कहा ओपन हुई भी। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी आई एम श्योर कि ये प्रोसीडिंग ओपन करने के लिए ज़रूर कहेंगे, ताकि सब लोग खुल के इन चीज़ों को देख सकें कि मामलात क्या हो रहे हैं, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बता सकें कि किस वजह से मुबैना तौर पे, जैसा कि वो कहते हैं, उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें 2 कंप्लेंट्स का जिक्र है कि 2 शिकायत को फर्दर प्रोसीड करने का कहा गया है। अब 2 शिकायत किसी एक जज के खिलाफ हैं या 2 शिकायत 2 जजेस के खिलाफ हैं, ये नहीं पता। ये देखें दोनों सूरतें हो सकती हैं। कभी कभी 2 जो शिकायत करंदगान हैं उन दोनों का इक्वल राइट होता है कि वो अपने अपने तरीके से अपने अपने शवाहिद के साथ जो हैं इल्ज़ाम को साबित करें, और 2 शिकायत में ये भी मुमकिन है कि 2 मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ाम हों, तो इसलिए 2 जो कंप्लेनेंट हैं उनको 2 शिकायत भी हो सकती हैं, और फिर 2 जज भी हो सकते हैं। ठीक है, एक जज के खिलाफ 2 शिकायत भी हो सकती हैं और 2 जजों के खिलाफ 2 शिकायत भी हो सकती हैं। तो ये अभी मालूम होगा। देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे जज जो हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा और कौन हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो नॉलेज में है, पब्लिक नॉलेज में है, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से भी बात की जा रही थी, जिसपे एक एडवोकेट साहब हैं वसीम मलिक साहब, उन्होंने कोई रेफरेंस दायर किया था, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये चीज़ें 2 शिकायत वाली बात सामने है। वैसे एक चीज और सवाल है कि जो नाम नहीं लिखा गया खास तौर पर कि किसके खिलाफ ये कार्रवाई है, क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये चीज क्लियर नहीं कर देनी चाहिए? चे जाए कि वहाँ पे चे मगोइयाँ शुरू हो जाएं कि पता नहीं अब 5 में से 1 है, 2 है, 3 है कौन नहीं है, इसमें कोई हर्ज है? देखें सबसे बड़े जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के सामने जो रिट दरख्वास्त लगी हुई है, उसमें वाज़ेह तौर पे जो ऑर्डर भी जारी हुआ था, जो बाद में कलअदम हो गया था, उसमें क्लियरली लिखा था कि ये पटिशन जो है, ये कंप्लेंट ऑलरेडी ये मैटर जुडिशल काउंसिल के सामने पेंडिंग है, और ये मैटर जो है जुडिशल काउंसिल के सामने जब तक डिसाइड नहीं होता तो उस वक्त तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका गया था। तो एक चीज़ तो ये पब्लिक नॉलेज में है। अब दूसरी कंप्लेंट के हवाले से कुछ कहना ऑफिशियली कुछ कहना मुश्किल है, बट आई थिंक कि वो भी कुछ दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वाज़ेह हो जाएंगी। एक चीज़ और कि हमने पिछले मंथ देखा कि अचानक जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ चीज़ें मुतहरिक हो गई। अचानक चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने केस लगाया, फिर कराची यूनिवर्सिटी मुतहरिक हो गई, अर्ली हियरिंग की समातें शुरू हो गई, आना शुरू हो गई, सिंध हाई कोर्ट ने केस लगा दिया, फिर जो है वो जस्टिस जो डोगर हैं उनकी जानिब से एक ऐसा फैसला दिया गया जो ना आइन कानून किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, एक गैर आइनी फैसला जो है वो दे दिया गया। क्या आप समझते हैं कि वो जो शोर मचाया या जो शोर मचा उस फैसले के बाद उनके हक में या मुखालिफ, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने जो वहाँ पे आइनी बेंच था उसने जस्टिस जहांगीरी उनके सामने खड़े थे, एक जज सिटिंग उनके सामने खड़ा था, उनको नहीं सुना गया और उनके दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई, अदम पैरवी रिजेक्ट कर दी गई। तो वो जो शोर मचा था, फिर कराची यूनिवर्सिटी एक्टिव हुई, उस शोर का असर आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ले लिया है। आप क्या समझते हैं?
मेरे ख्याल में जो असल शोर मचा था ना, जिसकी वजह से 26वीं यानी तरमीम भी आई और फिर जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई, शिकायतें भी आई, डिग्री भी उनकी जजों की चेक होना शुरू हो गई। वो उसकी दो वजूहत है। एक तो 8 फरवरी के इलेक्शन, ठीक है, और उसके उसमें जिस किस्म के संगीन इल्ज़ाम थे धांधली के, उसको जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल प्रोब कर रहे थे, और उन्होंने बड़े कम मुद्दत में सबूत मांग लिए थे, फॉर्म 45 मांग लिए थे। जो मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है, उसके 3 जो एमएनए डिक्लेयर हुए इस्लामाबाद से कामयाब, उनके पास नहीं थे। तो एक तो वो वजह थी इलेक्शन। दूसरी वजह वो 6 जजों का खत था जिसमें खुफिया इदारों के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाए गए थे, और बजाय उसके कि उसके ऊपर कार्रवाई होती है और खुफिया इदारों के उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होती जिन्होंने ऐसी हरकत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ, उल्टा जजेस को ही जो है इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना शुरू किया गया। और इसमें अफसोस इस बात का है कि खुद अदलिया के अंदर जो काले कोट काले टाई वाले हैं, उन्होंने बजाय इसके कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता उन जजों को, उनको मज़ीद गैर महफूज कर दिया। न सिर्फ उनको बल्कि हाई कोर्ट के तमाम जजों को, पूरे पाकिस्तान की अदलिया को अब गैर महफूज कर दिया गया है। आइंदा किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई अगर मुदाखलत करता है उनके अदालती मामलात में, उनके जजों को हरासा करता है, तो वो उसकी कोई शिकायत लगाए हैं। ये वो विक्टिम है, ये वैसे ही हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में रेप विक्टिम्स ख़वातीन होती हैं। वो बदनामी के खौफ से, इंतकामी कार्रवाई के खौफ से वो थाने में रिपोर्ट नहीं करती। मैं समझता हूँ आजकल हमारी हाई कोर्ट के जजों का भी उस तरह के विक्टिम से कोई मुख्तलिफ हाल नहीं है। बहरहाल ये जो है वो बड़ा अहम मरला आ गया है आला अदलिया के जजेस के हवाले से, जिसके इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे, खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। 6 जजेस ने जिस वक़्त ख़त लिखा था, ये 25 मार्च 2024 की बात है, तब से लेकर अब तक आज अक्टूबर 2025 हो चुका है। ऐसे लगता है कि वो जज 6 से तो 5 हो चुके हैं, लेकिन उन पर कहीं ज़मीन तंग की जा रही है। एक तरफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाइयाँ हम जो है वो देखते हैं कि जहाँ पे जो एक सिटिंग जज था उसके खिलाफ एक शहरी जो है वो 23 मई 2024 को एक दरख्वास्त देता है, कराची यूनिवर्सिटी को एक ख़त लिखता है, और वो 27 मई को वहाँ पहुँचता है। रिसीविंग होती है कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की। 28 मई 2024 को छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी, वहाँ कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 29 मई को सिर्फ एक दिन में जो वहाँ के कंट्रोलर हैं वो ये कहते हैं कि एक सिटिंग जज की 40 साल पुरानी डिग्री इनवैलिड थी। फिर डॉक्टर रियाज को रोका गया, क्या क्या इस मामले में नहीं हुआ। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके हवाले से हमारे ज़राए ने यह भी बताया, उनको ये कहा गया कि आपको चीफ जस्टिस बना लेते हैं, आप ये तय कर लें कि आप इस सिस्टम के साथ चलेंगे। फिर ये ऑफर भी आई कि आपको लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बावजूद जस्टिस जहांगीरी जो है उन्होंने शायद वो ऑफर्स नहीं मानी और एक उसूल के साथ, एक प्रिंसिपल के साथ खड़े रहे। और अब ये वक्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक तरफ और दूसरी तरफ हम 27वीं आईनी तरमीम की गूंज सुन रहे हैं, जहां में कंसेंट का लफ्ज निकाल कर इन्हीं जजेस को टारगेट करने की तैयारी हो रही है, और इन्हीं जजेस को बगैर इनकी मर्जी के फिर दूसरी हाई कोर्ट्स में भी भेजा जा सकता है। आपको हम साकिब ये भी देख लें कि एक तरफ 6 जजों के खत पे जो है उस पर इतनी रफ्तार और स्पीड से काम नहीं किया गया। अगर मैं कहूँ कि उस पर काजी स्पीड से काम किया गया, जबकि दूसरी तरफ जो जजों के तबादले वाले रिकॉर्ड सामने आया सुप्रीम कोर्ट के, उसमें शहबाज स्पीड पे काम किया गया। और याया अफरीदी साहब पेश थे, और याया अफरीदी साहब जो हैं वो पेश थे, और उधर सब कुछ ओके करके बाद में कहना शुरू हो गए कि मेरे नज़दीक जो ट्रांसफर्ड जजेस हैं उनकी सीनियरिटी बॉटम पे होगी। और असल में जब उनके पास समरी आई थी तो उन्होंने इतना भी गवारा नहीं किया बतौर पेटर फेमिलिया, क्या कहते हैं, अदलिया का बाप, कि पूछ लेते कि यार ये जो जजेस का तबादला हो रहा है इनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए ला रहे हैं या किस लिए ला रहे हैं। बहरहाल ये दो फर्क था, एक तरफ 6 जजों के खत की और शिकायत के ऊपर कार्रवाई करने का, और दूसरी तरफ जो है वो अपने जजेस के तबादले के हवाले से कार्रवाई करने का। अब बजाय इसके, जैसा मैंने पहले कहा कि उस 6 जजों के खत के ऊपर सख्त कार्रवाई होती, इन्वेस्टिगेशन होती, जुडिशल काउंसिल के अंदर तलबियाँ होती, नोटिस होते, गवाहियाँ रिकॉर्ड होती, मुबैया तौर पे जो खुफिया एहलकार इन्वॉल्व थे इसमें, उसकी बजाय जजों ने जो है वो अपना ही गरेबान झांकना शुरू कर दिया और अपनी मंजी तले वो डांग फेरना शुरू कर दी जो डांग किसी और की मंजी तले फेरनी थी। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। आपको हम मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।